हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर सैंपल पेपर को देख रहे थे, जिसमें आप देख रहे थे 2023 का सैंपल पेपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा था। सैंपल पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास आए थे हमने देखे कि बायो के पोर्शन से आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आज उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा है कि आपके पास जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो रहे हैं। इससे पहले आपके पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन आए हैं जो कि आपने क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व किए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए, यानी कि राइट द नेम ऑफ एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। आपको बताना है कि जो आपका सलाइवा है, जो लार है, वो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सलाइवा के बारे में। सलाइवा क्या है? आपने कहा जो आपका सलाइवा है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, लार कह रहे हैं, वो कहाँ से सिक्रीट होता है? आपकी लार ग्रंथि से सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, क्या आपने कहा कि ये जो लार है कहाँ से सिक्रीट होगा? सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। अब आते हैं सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि जो आपकी लार ग्रंथि होती है वो कितनी जोड़ी होती है? आपने कहा आपके पास 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 पेयर। ठीक है, 3 पेयर आपके पास क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है। क्या भूमिका है इसकी? आपने कहा जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे सलाइवा सिक्रीट होगा, जो कि पाचन में क्या करेगा? यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। किसका पाचन करेगा? आपने कहा कार्बोहाइड्रेट का। जो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगी। आपके जो सलाइवा है वो किस पे काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा। तो जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? आपके मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब अगर आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो लार है, जो सलाइवा है, उसके क्या कार्य हैं? कौन मुझे बताएगा? सलाइवा के कार्य, लार के कार्य। ठीक है, जीआईसी दियार टोली, आपको आवाज आ रही है? हैंड रेज कीजिए जिसे आवाज आ रही है। जीआईसी दियार टोली, आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, चलिए जीएचएस धौलपुर, आपको ऑलरेडी आवाज आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। अब आप दोनों में से मुझे ये बताइए, जीआईसी दियारतोली और जीएचएस धौलपुर, सलाइवा के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं? ये क्वेश्चन आया है आपके पास कि सलाइवा के कार्य बताइए या पाचन में सलाइवा की भूमिका बताइए। कौन मुझे बताएगा कि लार के क्या क्या कार्य होते हैं? ठीक है, जीएचएस धौलपुर, बच्चे माइक लीजिए अपना। ठीक है, माइक लीजिए अपना, जीएचएस धौलपुर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम पुष्पा राय। पुष्पा। चलो पुष्पा, बताओ कि लार के क्या क्या कार्य होते हैं? मैम सबसे पहले तो मैम लार में पाए जाने वाले एक एंजाइम का नाम टाइलिन, और इसका कार्य होता है हमारे मुंह में ये होता है, और इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना और हमारे खाने को लचीले करना व उन्हें सुरक्षित स्टमक तक ले जाना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सटीक आंसर आपने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है। ठीक है, तो पुष्पा का आंसर सबने सुन लिया। जीआईसी दियारतोली, जीएचएस धौलपुर, पुष्पा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड पुष्पा, बैठिए आप। पुष्पा ने न सिर्फ हमें थैंक यू लार के मैम। कार्य बताए हैं, बल्कि यहाँ पर हमें आंसर भी बताया है। ठीक है, कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है। ठीक है, इसके अलावा एक और कार्य होता है लार का, कि जो हमारे लार में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें क्या करता है? किल करता है। यानी कि आपके भोजन में अगर कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं तो उन्हें भी क्या करेगा? नष्ट करेगा। आपको क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर है? इजी है क्वेश्चन, कर सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन पे जाएं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा है एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए, अब मुझे कौन बताएगा एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के? कौन मुझे बताएगा? हैंड रेज कीजिए, जीएचएस धौलपुर। चलिए, नंदिता, माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए बच्चे, अपना आंसर बताइए मुझे। मैम एक लिंगी का
पपीता और उभयलिंगी का सरसों। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अच्छा मुझे ये बताइए, एक लिंगी और द्विलिंगी का अर्थ क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं कि एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प का अर्थ क्या होता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम नंदिनी। नंदिनी। अच्छा नंदिनी बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए एक लिंगी पुष्प का अर्थ क्या होता है? मैम एक लिंगी पुष्प जिसमें नर या मादा में से एक की उपस्थिति होती है उसे हम कहते हैं एक लिंगी। और वेरी गुड, उभयलिंगी बिल्कुल जिसमें करेक्ट नर या आंसर। मादा दोनों की उपस्थिति होती है उसे हम कहते हैं उभयलिंगी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है। चलिए अब मुझे नंदिता के अलावा, नंदिनी के अलावा कोई और आंसर करेगा। ये बताइए कि जो फूल होते हैं, फूल के नर और मादा भागों के नाम मुझे कौन बताएगा? नंदिता, पुष्पा और नंदिनी के अलावा कौन मुझे आंसर देगा जीएचएस धौलपुर में? हैंड रेज कीजिए अपना, तीनों बच्चों के अलावा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम आंचल। आंचल। चलिए आंचल, मुझे बताइए पुष्प के नर भाग के क्या क्या नाम होते हैं? क्वेश्चन समझ आया आपको? आपको क्या बताना है? पुष्प का नर भाग, क्या नाम होता है पुष्प के नर भाग का? आंचल बच्चे, क्वेश्चन समझ आया आपको? आपको मेरी आवाज आ मैम रही है मादा का आंचल? ठीक है, एक काम कीजिए, माइक को थोड़ा सा मुंह के पास रखिए, अब कहिए। मैम नर का है पुकेशर और स्त्री का है स्त्रीकेशर। वेरी यानी गुड, मादा का। पुंकेसर और स्त्री केसर, और ठीक स्त्री है। म, अब आपको मुझे क्या बताना है? आंचल के अलावा कोई और आंसर करेगा? अब मुझे पुंकेसर के अलग अलग भागों के नाम कौन बताएगा? पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? मैम और बताओ। स्त्री केसर? मैम पुकेशर के होते हैं हाँ परागकोश और पुतंतु और ठीक है, बाह्यदल और दल। पराकोश और पुंतंतु पू पुतंतु। और स्त्री केसर की क्या बोला आपने? मैम स्त्री केसर के है वर्तिकार वर्तिकाग्र और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका। अंडाशय और वर्तिका। वेरी गुड। अब आप में से मुझे ये बताइए कि इसका डायग्राम कौन बना के मुझे बता सकता है? दोनों का, पुंकेसर का और स्त्री केसर का, और आपको सारे भाग प्रदर्शित करने हैं। कौन जल्दी से ड्रॉ करके मुझे बताएगा? हैंड रेज कीजिए जीएचएस धौलपुर में, कौन कर सकता है? सारे बच्चे कर सकते हैं, वेरी गुड। जीआईसी दियारतोली, बच्चे आप लोग भी ड्रॉ कीजिए, मुझे बताइए। चलिए कर रहे हैं आप लोग। जीआईसी फरसादी, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी फरसादी, ठीक है। बच्चे आपको करना क्या है, आपको भी यहाँ पर हमने क्या किया है, फूल के नर भाग और मादा भाग, फूल का नर भाग क्या होता है? पुंकेसर होता है, और मादा भाग क्या होता है? स्त्री केसर होता है। आपको दोनों के डायग्राम बना के दिखाने हैं यहाँ पर माइक में, कैमरे पर, ठीक है। सबसे पहले पुंकेसर के दोनों भागों को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें आंचल ने बताया है, पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पराकोश और पुंतंतु, दोनों भाग बताएंगे। स्त्री केसर के तीनों भाग आप बताएंगे। चलिए तो जल्दी से ड्रॉ कीजिए जीआईसी फरसादी, सारे बच्चे ड्रॉ कीजिए। चलिए कैमरे के सामने आइए, कोई भी एक बच्चा कैमरे के सामने आ जाओ, ठीक है। चलिए जीएचएस धौलपुर में ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। चलिए गुड। तो आपने जब डायग्राम यहाँ पर बनाया होगा तो क्या क्या चीजें आपने बताई होगी? अगर हम पुंकेसर की बात करें, आपने कहा ये क्या है आपका? आया स्टेमेन, आया स्टेमेन यानी कि पुंकेसर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा पार्ट है? पराकोश वाला पार्ट है। और ये आपका कौन सा पार्ट है? पुंतंतु वाला पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपने बनाया। अब हमने स्त्री केसर को जब बनाया तो आपने कहा ये है वर्तिकाग्र, इस प्रकार से। ये आपका क्या है? वर्तिकाग्र वाला पोर्शन है पहला। दूसरा क्या है? वर्तिका है। और तीसरा क्या है? अंडाशय है, ठीक है। अब आपको मुझे ये बताना है, जो अंड कोशिका होती है, एक्सेल होती है, वो कहाँ पाई जाती है? ये आपने किसका डायग्राम बनाया है? स्त्री केसर का बनाया है।
स्त्री केसर में एग सेल या अंड कोशिका कौन से वाले पोर्शन में पाई जाती है? जीआईसी फरसादी। बच्चे माइक लीजिए अपना। जीआईसी फरसादी, माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम सुनिधि। सुनिधि, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 10th क्लास। 10th क्लास के हैं, चलिए वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताइए, आपने ये सारे डायग्राम बनाए हैं जो मैंने आपको बनाने को कहे थे? यस मैम। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अंड कोशिका है, जो एग सेल है, वो कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। अंडाशय में। अंडाशय यानी कौन सा वाला पोर्शन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा वाला पार्ट है? थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन में। वेरी गुड, चलिए बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। अब Thank you, आपको ma'am. मुझे ये बताना है, आपके अलावा कोई और बच्चा आंसर मुझे करेगा। परागण की प्रक्रिया में कौन सा भाग यहाँ पे इंक्लूड होता है, कौन सा भाग शामिल होता है परागण की प्रक्रिया में? जिसे आंसर करना है हैंड रेज कीजिए अपना जीआईसी फरसादी में। जल्दी से माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम morning, बताइए ma'am. अपना। गुड मॉर्निंग। मैम सपना। सपना। सपना, ये बताइए परागण की प्रक्रिया में कौन सा भाग शामिल होता है स्त्री केसर का? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। ठीक है, वर्तिकाग्र होगा। चलिए बैठिए आप लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अमीबा में द्विविखंडन प्रक्रिया को केवल चित्र द्वारा समझाइए। आपको बताना है अमीबा में बाइनरी फिजन। अब ये बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे? सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब आप लोग फटाफट से कॉपी में ड्रॉ करके मुझे बताइए, एक बच्चा जल्दी से ड्रॉ कीजिए और मुझे कैमरे के सामने दिखाइए। ठीक है, जीआईसी फरसादी, ठीक है, जीएचएस धौलपुर, गुड। अब आपको क्या करना है, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप द्विविखंडन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करेंगे, एक बार कैमरे के सामने रखिए, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत अच्छे, सारे बच्चों ने बनाया है। तो आपने सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक है, जीआईसी फरसादी में भी कुछ बच्चों ने किया है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप सब ये जो आंसर है वो अच्छे से आप लोग जानते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म में आपको अंतर बताना था, ठीक है। ये बताइए फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म जानते हैं आप लोग क्या होता है? कितने बच्चे जानते हैं, हैंड रेज कीजिए। जीआईसी फरसादी, जेएचएस धौलपुर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आया था फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म में आपको अंतर बताना था। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। ये आपके पास कैरेक्टर आते हैं, ये फोटोट्रॉपिज्म है, ये जियोट्रॉपिज्म है। सबसे पहले शब्द का मतलब समझते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट का सीधा सीधा संबंध होगा सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। क्या बोला? फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट का सीधा सीधा संबंध होता है किसी, सूर्य के प्रकाश से। यानी कि फोटोट्रॉपिज्म क्या है, सूर्य के प्रकाश से संबंधित पौधे की क्या है, वृद्धि है, या पौधे का मूवमेंट है, ठीक है। जियो का मतलब होता है, जियो का अर्थ आप लगाएंगे अर्थ से। जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी की ओर पौधे में होने वाली कोई भी जो मूवमेंट है उसे आप कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। इतनी बात समझ आ गई सबको कि फोटोट्रॉपिज्म का अर्थ क्या है और जियोट्रॉपिज्म का अर्थ क्या है? दोनों शब्द आपको पौधे की गति के बारे में बताते हैं, पौधे की वृद्धि किस दिशा में हो रही है ये बताते हैं। मीनिंग देख लें एक बार, क्या मीनिंग आपके पास आती है। आपने कहा फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर जो गति है, जो मूवमेंट है, इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर हम जियोट्रॉपिज्म देखें, आपने कहा जियो का मतलब होता है अर्थ और ट्रॉपिज्म मतलब आप समझते हैं मूवमेंट, यानी कि पृथ्वी की ओर पौधे में होने वाली जो गति है या मूवमेंट है उसे आप कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। अब इतना तो आप समझते हैं कि सूर्य के प्रकाश की ओर पौधा बढ़ रहा है। आपने किसी भी पौधे को अगर देखा, आपने किसी भी पौधे को देखा, ये है अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, रूट्स है, ये क्या है, स्टेम है, इस प्रकार से।
ये स्टेम है इस प्रकार से, ठीक है, ये स्टेम है और यहाँ सूर्य है। तो ये सूर्य की ओर जो पौधा बढ़ रहा है, ये तो आप जानते हैं कि जियोट्रॉपिज्म आपको फोटोट्रॉपिज्म आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जियोट्रॉपिज्म क्या होगा यहाँ पर, कोई बता सकता है? जियोट्रॉपिज्म क्या होगा, किसे पता है? ठीक है, जीएचएस धौलपुर, बच्चे माइक लीजिए अपना। चलिए पुष्पा, माइक ऑन है आपका? यस मैम। ठीक है, अब मुझे ये बताइए जियोट्रॉपिज्म कहाँ पे है, कौन सी वृद्धि बता रही है जियोट्रॉपिज्म को? मैम जब हम किसी पौधे को लगाते हैं, जैसे कि हमारे अगर सनलाइट अगर उस पौधे की तरफ आता है तो मैम वो तो होता है प्रकाशानुवर्तन, और जब नीचे की तरफ जाता है मैम वो होता है गुरुत्वानुवर्तन। तो मैम इसमें मैम गुरुत्वानुवर्तन हो रहा है नीचे की ओर। जो पृथ्वी की ओर नीचे है उसे आप क्या कह रहे हैं, जियोट्रॉपिज्म कह रहे हैं या फिर गुरुत्वानुवर्तन कह रहे हैं। प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या होता है कि जो प्रकाश की ओर जो वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलिए इसका मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है कि फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, ठीक है, वेरी गुड, बैठिए। अब इसमें डिफरेंस आपको बताने हैं, अंतर आपको बताना है, ठीक है, कि दोनों में अंतर क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर आपको बता रखा है उद्दीपक क्या होते हैं। फोटोट्रॉपिज्म में यानी कि प्रकाशानुवर्तन में उद्दीपक क्या होगा, लाइट होती है उद्दीपक। उद्दीपक समझते हैं आप लोग, हमने उद्दीपक के बारे में डिस्कस किया था। उद्दीपक यानी कि वो चीज जिसकी ओर वृद्धि हो रही है। तो आपने कहा कि वृद्धि किसकी ओर हो रही है, लाइट की ओर हो रही है। अगर आप यहाँ पर जियोट्रॉपिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर उद्दीपक क्या था, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण था। अगर कोई पौधा नीचे की ओर बढ़ रहा है, उसकी जड़ें नीचे की ओर बढ़ रही हैं, तो क्यों बढ़ रही है, एक तो वहां पे क्या होगी, ग्रेविटी होगी, गुरुत्वाकर्षण होगा। दूसरा क्या होता है कि जो पौधा है, पौधे की जो जड़ें हैं उसे पानी की आवश्यकता है, इसीलिए पानी की खोज में जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो आपने कहा कि फोटोट्रॉपिज्म, सबसे पहले डेफिनेशन आप लोग लिख देंगे, परिभाषा क्या होती है, फिर आप देखेंगे कि इसमें उद्दीपक क्या था। आपने कहा सूर्य का प्रकाश उद्दीपक था। जियोट्रॉपिज्म में उद्दीपक क्या था, ग्रेविटी थी, ठीक है। अब टाइप्स देख लेते हैं, अलग अलग टाइप्स आपके पास आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश की दिशा में जो वृद्धि हो रही है उसे आप पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, ठीक है। आपने कहा मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में क्या होगा, मूवमेंट अवे फ्रॉम द लाइट, यानी कि कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आपने कहा ये है पृथ्वी, ये है जड़, ये है तना, ठीक है। अब वृद्धि इधर ऊपर की ओर हो रही है, तो आपने कहा कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, यानी कि क्या है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने कहा जो जड़ में होने वाली गति है या जो जड़ में होने वाली मूवमेंट है उसे आपने क्या कहा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहा, यानी कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन की गति यहाँ पर हो रही है। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर कुछ भी। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर आपने कहा ये वाली जो वृद्धि है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है, गुरुत्वाकर्षण की ओर जो गति हो रही है उसे आपने पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहा, और ऊपर की ओर जो गति हो रही है उसे आपने क्या कहा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहा। अब आप लोग ये बताइए, पॉजिटिव और नेगेटिव में कंफ्यूज तो नहीं कर रहे आप लोग? क्लियर है कि क्या होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म? जेएचएस धौलपुर, माइक लीजिए एक बार अपना। यस मैम। अच्छा बच्चे ये बताइए, आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव में कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। समझ आया दोनों में क्या डिफरेंस है? यस मैम। मैम पॉजिटिव मतलब सनलाइट मैम ऊपर की तरफ हो रहा है, और मैम नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ। हाँ, अब हमने कहा कि अगर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी है, ठीक है, समझ आया? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, या फिर हमने कहा कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। एक दूसरे के अलग अलग एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। समझ आया इतना? समझ आया ये कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं? मैम यस मैम। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ लीजिए। यस मैम। जेआईसी फरसादी, आपको समझ आया? अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में आपको एग्जांपल दिखाए गए हैं। आपने कहा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इज सीन इन शूट ऑफ द प्लांट, जो पौधे का तना है उसमें आपको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या फिर धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाई देता है, और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन आपको कहाँ दिखाई देगा, पेड़ की
जड़ों में दिखाई देगा। ठीक है, इजी है क्योंकि आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को जानते हैं। एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके पास क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 25 में हमने क्या बोला था, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करनी थी। ठीक है, तो ये बताइए, मैंने होमवर्क में आपको दिया था, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कितने बच्चों ने देखा। चलिए ठीक है, नंदिता ने बनाया। नंदिता, आपने डायग्राम बनाया है यहाँ पर। चलिए, कोई भी एक बच्चा माइक पे कैमरे पे आइए और अपने कॉपी दिखाइए। ठीक है, वेरी गुड। ये किसने किया है, नंदिनी ने। चलिए, नंदिनी के लिए सारे बच्चे पहले क्लैपिंग कीजिए क्योंकि उसने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या है आपके पास, इस प्रकार से आपके पास क्या आए हैं, अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां आई हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है, एक बार जल्दी से ड्रॉ कीजिए आप लोग कि कहाँ पर कौन सी ग्रंथि है। जी ऐसे फरसादी, जिन बच्चों ने नहीं किया है जल्दी से ड्रॉ कीजिए आप लोग। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए आपके पास। अगला जो प्रश्न आया है वो है क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, इससे पहले आपके पास इसके और में भी एक क्वेश्चन आया था जो कि हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है जिसमें आपसे क्या कहा गया था, इसके और में जो क्वेश्चन आया है उसमें आपको फूल का, एक फ्लावर का डायग्राम बनाना था, जिसमें आपको एंथर यानी कि परागकोश, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, अंडाशय यानी कि ओवरी, ये आपको प्रदर्शित करना था, जो कि हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है था। अगला प्रश्न देखें। इसमें आपसे कहा गया है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। आपको ये बताना था कि डीएनए कॉपिंग का रिप्रोडक्शन में क्या रोल है। अब देखिए, सिंपल सी अगर हमने बात की, हमने कहा कि क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन में होता क्या है, आपने कहा कि यहाँ पर कोई भी जो जीव है वो नई संतति का निर्माण करेगा। अब नई संतति का निर्माण कैसे होता है, अगर हम बात करें, जेएचएस धौलपुर, आप में से किसी को आंसर करना है। चलिए तो देखिए, हमने क्या बोला कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई भी जो जीव है वो नई संतति का निर्माण कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा हमारे पास एक सेल है, एक कोशिका है। अब इस कोशिका का विभाजन होगा और इस कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, हमने कहा इसका विभाजन हुआ और इस कोशिका से दो कोशिकाएं यहाँ पर बन गई हैं। जब दो कोशिकाएं यहाँ पर बनी हैं, इससे पहले इस कोशिका में बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे कि यहाँ पर इस कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल था वो डबल हुआ होगा, क्योंकि क्या होता है कि जितनी बड़ी कोशिका आपको ये दिखाई दी है उतनी ये भी है और उतनी ही ये भी है। आगे भी क्या होगा, इनका विभाजन होगा और आपको इन दो कोशिकाओं से चार कोशिकाएं मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जैसे जैसे कोशिकाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे कोशिकाओं का जो साइज है वो कम हुआ, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आपने एक रोटी ली, रोटी की जब आप पीस करते हैं तो जितने टुकड़े आप रोटी के करेंगे उतने छोटे टुकड़े आपके पास आते हैं, होता है ऐसा। लेकिन कोशिका विभाजन में ऐसा नहीं होगा। कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो कोशिका का जो आकार होता है वो छोटा नहीं होगा, वो उतना ही रहता है। तो कोशिका का आकार उतना ही रहे इसके लिए क्या होगा, पहले कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल होता है वो यहाँ पर डबल होता है, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे वो वहां पर क्या हो, कोशिकांग हो, सारे जो मटेरियल होते हैं वो यहाँ पर डबल होते हैं। उसके बाद विभाजन होता है और आपके पास दो कोशिकाएं यहाँ पर आती हैं। कुछ ऐसा ही होता है कहाँ पर, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो क्या आपको बताया गया है, आपने कहा द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इंश्योर दैट ईच डॉटर सेल्स फॉर्म एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए। क्या आपको बताया गया है, डीएनए की प्रतिकृति यह सुनिश्चित करती है कि कोशिका विभाजन के अंत में बनी प्रत्येक जो डॉटर सेल है उसमें समान मात्रा में डीएनए जाए। आपको क्या बोला गया है कि इस कोशिका से जब ये कोशिका विभाजित हुई, इससे आपके पास दो कोशिकाएं आई हैं, तो ये सुनिश्चित करना यहाँ पर क्या हो जाता है, जरूरी होता है कि डीएनए का जितना अमाउंट यहाँ है उतना यहाँ भी हो और जितना अमाउंट यहाँ है उतना यहाँ भी हो। जैसे कि आपने अमीबा का जब बाइनरी फिजन आपने दिखाया था तो आपने क्या किया, सबसे पहले न्यूक्लियस आपने डिवाइड किया। न्यूक्लियस डिवाइड किया तो वहां पर आप क्या कर रहे थे, डीएनए भी वहां पर डिवाइड कर रहा था। यानी कि आपने क्या बताया, आपने कहा ये अमीबा है और इस अमीबा से आपके पास दो अमीबा बने हैं, इस प्रकार से दो अमीबा बने हैं। तो इस अमीबा में जितना अमाउंट डीएनए का होगा उतना ही इसमें भी होगा और उतना ही इसमें भी होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होती है, डीएनए की कॉपी यहाँ पर की जा रही है।
ठीक है, अब आपको समझ आया कि क्यों डीएनए की कॉपी होती है, क्या इसका रिप्रोडक्शन में रोल है। तो आपको यही कहा गया है कि जब यहाँ पर दो संतति कोशिकाएं बनती हैं तो दोनों संतति कोशिकाओं में जो डीएनए का अमाउंट होता है वो इक्वल यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आपने कहा इफ डीएनए वुड नॉट कॉपी देन डॉटर सेल वुड नॉट रिसीव ऑल नेसेसरी जीन। क्या होगा अगर यहाँ पे डीएनए की कॉपी नहीं हुई? तो आपने कहा यदि डीएनए की प्रतिलिपि नहीं बनाई जाएगी तो जो यहाँ पर डॉटर कोशिकाएं हैं, डॉटर सेल हैं, उसमें आवश्यक जीन आएंगे ही नहीं। ठीक है, अब आपने जब यहाँ पर आप फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, निषेचन की बात करते हैं, तो आपने एक चीज देखी होगी, आपने कहा कि यहाँ पर क्या था, ये मेल है, ये फीमेल है, और जब संकरण हुआ तो आपके पास पहली पीढ़ी आई, F1 जनरेशन आई, यानी कि इनकी संतति आई। इसमें मेल के गुण भी आए और इसमें फीमेल के गुण भी आए। कितने आए? 50-50% में। ठीक है, अब यदि अगर डीएनए की कॉपी हुई ही नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर जीन है, जो आवश्यक जीन है, अगर वो पास ही नहीं हुए तो क्या होगा, तो आपको एक हेल्दी पर्सन या एक हेल्दी जीव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आपने क्या बात की, आपने कहा there may be absence of important proteins which are encoded by a DNA if DNA would not be replicated। आपको कहा गया है यदि डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनाई जाएगी तो डीएनए द्वारा एनकोड किए गए महत्वपूर्ण प्रोटीन अनुपस्थित होंगे। महत्वपूर्ण प्रोटीन अनुपस्थित होंगे तो महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, आपने कहा कि जो आपकी हाइट के लिए एक प्रोटीन है, आपकी वृद्धि के लिए जो प्रोटीन है वो बना ही नहीं क्योंकि डीएनए की कॉपी ही नहीं हुई। अब जब वृद्धि के लिए प्रोटीन ही नहीं बना तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर बौनापन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको हाइट वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपने क्या बोला, डीएनए की प्रतिलिपि बनाने से पुनर्संयोजन हो सकता है जिससे विकास को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। आनुवांशिक सामग्री का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जीवों को समान कार्य करने में सक्षम बनाता है और जनसंख्या में स्थिरता बनी रहती है। इन शॉर्ट आपने क्या बोला, क्यों डीएनए की कॉपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए ही तो है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होगा। डीएनए ही है जो कि यहाँ पर हर एक गुण के लिए उत्तरदायी होता है। अगर डीएनए की कॉपी नहीं हुई तो आप क्या करोगे, कोई भी जो जीव है वो वहां पर जेनेटिक मटेरियल को रिसीव कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि जितने भी गुण हैं, जितने भी कैरेक्टर है, वो सारे किस पर निर्भर करते हैं, डीएनए पर निर्भर करते हैं। हमने कहा हमारे माता पिता से हमें कैरेक्टर मिले हैं, तो क्यों मिले हैं, कैसे मिले हैं, ताकि वहां पर जब डीएनए की कॉपी हुई थी तो उस डीएनए को हमने रिसीव किया अपने पेरेंट्स से और तभी हमें सारे जो कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर मिले हैं। तो क्लियर है इतनी बात कि क्यों डीएनए की कॉपी इंपॉर्टेंट हो जाती है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका जो पहला पार्ट है वो आपने कर लिया है। सेकंड आपने कहा कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये बताइए कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था, ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। कितने बच्चों ने किया है? चलिए ठीक है, जीएचएस धौलपुर में सारे बच्चों ने किया है, बढ़िया बात है। आप लोग एक्टिव बच्चे हैं और आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने एक सैंपल पेपर सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उन्हें हम लेंगे, जैसे कि सारे जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ के आएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के। ठीक है, उसमें हम देखेंगे सारे सिस्टम, क्योंकि सिस्टम से रिलेटेड आपके पास काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।